हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। चैप्टर चल रहा है हमारा अमालगमेशंस ऑफ अ कंपनी और इस चैप्टर का आज का लेक्चर नंबर है आपका 6। अभी तक हमने 5 लेक्चर जो कंप्लीट किए हैं उसमें हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स के अंदर अकाउंटिंग करना सीख लिया था। ट्रांसफरी कंपनी का मतलब हो गया जो न्यू कंपनी है ना, जो परचेजर कंपनी है, जो किसी दूसरी कंपनी का बिजनेस परचेज कर रही है। ओके, तो इस कंपनी की बुक्स में हमने मर्जर मेथड और परचेज मेथड दोनों मेथड से हमने अकाउंटिंग करना सीख लिया है ना। ओके, ठीक है, तो ये दोनों मेथड से हमने कर लिया, तो ये हमारा पार्ट जो है कंप्लीट हो गया है। आज के लेक्चर के अंदर हम अकाउंटिंग सीखने वाले हैं ट्रांसफरर कंपनी यानी कि ओल्ड कंपनी यानी कि वेंडर कंपनी यानी कि जो कंपनी सेलिंग हो रही है, जो कंपनी बिक रही है, जो कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, जो कंपनी खत्म हो रही है, जो कंपनी किसी दूसरी कंपनी में जाके मिल रही है। समझ गए? तो उस ओल्ड कंपनी यानी कि उस ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स के अंदर हम अकाउंटिंग करना सीखने वाले हैं आज। बट अच्छी बात यह है कि इसमें ऐसा कोई मेथड नहीं है, परचेज मेथड या मर्जर मेथड। सिंपली इस कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा होता है, तो इसकी सारी की सारी जो भी एसेट एंड लायबिलिटीज हैं, देखो थोड़ा सा समझना आप है ना। जब भी हम इस कंपनी की बुक्स में ओल्ड कंपनी या वेंडर कंपनी या ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स के अंदर अकाउंटिंग करना सीखते हैं ना, तो एक चीज हमें ध्यान रखनी होती है। क्या? जैसे ये कंपनी है, ठीक है, ये हमारी कौन सी कंपनी है? ये हमारी है ओल्ड कंपनी। समझ गए ना आप? यानी कि ये वाली कंपनी ट्रांसफरर कंपनी यानी कि वेंडर कंपनी, ठीक है। अब ये इस कंपनी की बैलेंस शीट है फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है, ये इस कंपनी की बैलेंस शीट है और यहां पर आपको दे रखी है लायबिलिटी साइड और ये हो गई आपकी एसेट साइड। तो हमको क्या करना है, इसकी जितनी भी लायबिलिटीज है और जितनी भी एसेट्स हैं उन सबको हमें ट्रांसफर कर देना है एक बार रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, ठीक है। अब ये रियलाइजेशन अकाउंट क्या है सर? लिक्विडेशन जब भी किसी का होता है, चाहे पार्टनरशिप फर्म का ही क्यों ना हो, है ना। आपने क्लास 12th के अंदर पार्टनरशिप की होगी जिसमें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर आता था, उसमें हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे। क्यों? क्योंकि बिजनेस सेल हो रहा होता है, बिजनेस का लिक्विडेशन हो रहा है, वाइंडिंग अप हो रहा था, खत्म हो रहा था, उसकी सारी एसेट और लाइबिलिटी बेच करके लाइबिलिटीज पे करना, यही लिक्विडेशन होता है। लेकिन यहां पर अमालगमेशन के केस में एसेट और लाइबिलिटी बेचेंगे नहीं, एक तरीके से हम नई कंपनी को ट्रांसफर कर देंगे और नई कंपनी उसके बदले में हमें कुछ पे करेगा, तो ये भी एक तरीके से बिजनेस को सेल करना ही हुआ। तो इस केस में भी जितने भी एसेट एंड लाइबिलिटीज है ओल्ड कंपनी की, वो सब की सब रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। ओके, अब ये रियलाइजेशन अकाउंट जो होता है ना, ये एक तरह का इस तरीके का अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूं ताकि अकाउंटिंग एंट्रीज बनाना इजी हो जाएगा। ये इसका डेबिट साइड होता है, ये इसका क्रेडिट साइड होता है। तो ये एक तरह का नॉमिनल अकाउंट होता है, यानी कि जो भी लॉस वगैरह होगा वो सब डेबिट में चला जाएगा और जो भी इनकम वगैरह होगी या प्रॉफिट वगैरह होगा वो सब कहां चला जाएगा? क्रेडिट में। नॉमिनल रूल यही बोलता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। ओके, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, जितनी भी एसेट और लाइबिलिटीज है वो सब इस रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। बट लाइबिलिटीज के अंदर कुछ लाइबिलिटीज को यहां ट्रांसफर नहीं करेंगे, जैसे कि रिजर्व यहां ट्रांसफर नहीं करेंगे और इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी यहां ट्रांसफर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कुछ अलग से इशू किया जाएगा, नई कंपनी उनको अपने शेयर्स देगी, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। ओके, ठीक है। एक चीज और सर, ये जो एसेट एंड लायबिलिटी रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगी ना, तो किस साइड में होगी? तो एसेट जो है ना वो डेबिट साइड में होगी, क्योंकि एसेट्स को हम बैलेंस शीट से निकाल रहे हैं और बैलेंस शीट से निकालने के बाद में बदले में कुछ भी नहीं आ रहा है अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो बैलेंस शीट से एसेट गई यानी कि आपकी एसेट खत्म हो गई, और जब भी एसेट खत्म होती है तो हमें क्या होता है? लॉस होता है, तो डेबिट में। ऐसे कैसे? आपकी लायबिलिटी अगर खत्म हो जाए तो फायदा हो गया ना भाई, तो उसको क्रेडिट में, लायबिलिटी मतलब पे नहीं करना पड़ेगा। इस तरीके से एसेट एंड लायबिलिटीज को यहां से निकाल के यहां ट्रांसफर किया जाता है और इसके बदले में बाद में परचेज कंसिडरेशन का पैसा मिलेगा, तब उस केस के अंदर हम प्रॉफिट भी दिखा देंगे। ओके, इसको आप इस तरीके से समझेंगे तो बेटर समझ में आएगा। ओके जी, चलिए, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे मैं आपको बेटर तरीके से समझाता हूं, ठीक है। उससे आपको सारी की सारी अकाउंटिंग एंट्रीज बेटर तरीके से समझ में आएगी। अब क्वेश्चन कौन सा लेते हैं? हम क्वेश्चन लेते हैं जो हमने लेक्चर नंबर 4th में भी किया, 5th में भी किया, ये वाला है ना। उसमें हमने क्या किया, जो हमारी न्यू कंपनी थी उसकी न्यू कंपनी की बुक्स में हमने अकाउंटिंग एंट्रीज करना सीखा था, है ना। और न्यू कंपनी कौन सी थी? राम लिमिटेड। ओके, आज के इस लेक्चर के अंदर हम शंकर लिमिटेड की बुक्स के अंदर अकाउंटिंग एंट्रीज करना सीखेंगे, यानी कि शंकर लिमिटेड का एक तरीके से लिक्विडेशन हो जाएगा। ये ओल्ड कंपनी है,
तो शंकर लिमिटेड की जितनी भी एसेट एंड लायबिलिटीज है ना, वो वैसे तो राम लिमिटेड को ट्रांसफर होगी, बट कैसे होगी? तो उसके लिए अकाउंटिंग कौन करेगा? शंकर लिमिटेड अपनी बुक्स में क्या करेगा? तो शंकर लिमिटेड अपनी बैलेंस शीट को खाली करेगा, यानी कि अपनी बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट है और जितनी भी लायबिलिटीज है ना, उसको एक बार रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। फिर रियलाइजेशन अकाउंट से वो आगे ट्रांसफर कहां हो जाएगी? जो भी राम लिमिटेड है, न्यू कंपनी है, उसमें वो ट्रांसफर हो जाएगी। बट यहां पर आपको ये सारी की सारी शंकर लिमिटेड की जो बुक्स है इसको क्लोज करना है। और क्लोज करने का क्या, बुक्स मतलब बैलेंस शीट हो गया आपका एक तरीके से, है ना। तो वो क्लोज करने का एक ही तरीका है कि एसेट और लायबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, और इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो भी देना है आप दे दो, जनरल रिजर्व को भी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करके उनको भी जो भी देना है वो दे दो। ओके जी, ठीक है। तो मैं वन बाय वन आपको समझाता हूं तो अच्छे से समझ में आएगा। बैलेंस शीट तो आपको पहले ही पता ही है, हमने 2-3 क्वेश्चन इसके किए ही हैं, है ना। चलिए, तो यहां पर शंकर लिमिटेड की बुक्स में हम एंट्री करना सीखेंगे। तो सबसे पहले बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, कैश एट बैंक, ये सारे के सारे हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ओके जी, ठीक। तो आइए करते हैं। यहां पर अच्छा, परचेज कंसीडरेशन जो हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर कैलकुलेट किया था वही काम आ रहा आपका, है ना। ठीक है, तो इसको वापस बताने की जरूरत नहीं है ना। जो शंकर लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, उनको राम लिमिटेड यानी कि नई कंपनी क्या क्या दे रही है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर दे रही है 1.5 लाख रुपए के, और प्रीमियम पे दे रही है 15,000 रुपए। और इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर दे रही है राम लिमिटेड अपने कितने, 2,000, और नहीं 2,000 शेयर के बदले में 8,000 शेयर दे रही है, और एक शेयर 10 रुपए का है, और प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है 20 रुपए में। तो 80,000 इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई, और सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया 1,60,000, और इन सब की टोटल करी तो परचेज कंसीडरेशन आ गया 4,05,000। ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने सिखाया है, इसलिए मैं इसको स्किप करके अकाउंटिंग एंट्री की ओर बढ़ रहा हूं। ओके, क्योंकि ये परचेज कंसीडरेशन भी काम आएगा। ओके जी, तो परचेज कंसीडरेशन याद रखना 4,05,000 रुपए का। ओके, तो अब यहां हम लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, कौन है? शंकर लिमिटेड। ठीक है, और शंकर लिमिटेड की बुक्स में हम क्या कर रहे हैं? जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं। बाद में आप इसकी हेल्प से रियलाइजेशन अकाउंट भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां आ जाएगा सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। अब आप समझना, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, शंकर लिमिटेड की जो एसेट्स हैं उनको कहां ट्रांसफर करूंगा? रियलाइजेशन अकाउंट। सर कैसे ट्रांसफर होगी रियलाइजेशन अकाउंट के? तो देखो, एसेट क्या होती है? सब एसेट क्या होती है? सब डेबिट होती है। और अगर इनको मैं यहां बैलेंस शीट से निकालूं तो ये बैलेंस शीट से एसेट्स गायब हो जाएगी, और जब बैलेंस शीट से एसेट को निकाल दूंगा तो एसेट क्या होगी? जीरो, यानी कि एसेट क्या होगी? डिक्रीज। और एसेट जब भी कम करनी हो तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो एसेट क्रेडिट हो जाएगी, और रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, अब जो भी एसेट्स है उन सबका नाम लिख दो। एसेट क्रेडिट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि शंकर लिमिटेड अपनी सारी एसेट को जीरो कर रहा है, क्योंकि उस कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, वो सारी की सारी एसेट कहीं और जा रही है, तो शंकर लिमिटेड के पास में तो बचेगी नहीं ना। तो अब एसेट जो होती है ना, उसमें मॉडर्न रूल लगता है। एसेट क्या होती है? डेबिट। अगर एसेट को बढ़ाना हो, बढ़ रही हो एसेट, तो डेबिट करो, एसेट कम हो रही हो तो क्रेडिट करो। यहां पर शंकर लिमिटेड की एसेट क्या हो रही है? कम हो रही है, तो क्रेडिट कर देंगे। और एसेट कम हो रही है, उसके बदले में भी तो कुछ मिला नहीं है, तो वो क्या हो गया? लॉस। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और रियलाइजेशन एक नॉमिनल अकाउंट है, मैंने पहले ही बताया। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। तो यहां पर एसेट जीरो हो रही है जिसकी वजह से लॉस हो रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। आया अकाउंटिंग एंट्री समझ में? धीरे धीरे और आएगा। ठीक है, चलिए, तो मैं जितनी भी एसेट एंड लायबिलिटीज है ना, ये वाली ले रहा हूं, देखो शंकर लिमिटेड की, है ना। तो ये मैं बुक से ले लेता हूं ताकि मुझे इधर उधर नहीं करना पड़े ज्यादा स्लाइड को, है ना। तो और हमारा टाइम भी बच जाए, क्वेश्चन भी फटाफट हो जाए। तो यहां पर मैं लिख देता हूं क्या क्या है। एक तो है बिल्डिंग, तो टू बिल्डिंग अकाउंट, टू है फिर आपका प्लांट एंड मशीनरी, फिर है फर्नीचर, फिर है
इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फिर है स्टॉक, फिर आपका डेटर, और फिर है कैश यानी बैंक में पैसा पड़ा। ठीक है, अब इनका फटाफट से मैं अमाउंट सबका लिख देता हूं। तो यह 3 लाख, 2 लाख, तो यहां आ जाएगा 3 लाख, 2 लाख, फर्नीचर है 50,000 का, इन्वेस्टमेंट है 20,000 रुपए के, ओके, स्टॉक है आपका 1 लाख रुपए का, डेटर है 2 लाख रुपए के, और बैंक में पैसा पड़ा है 30,000 रुपए। तो ये शंकर लिमिटेड ने क्या किया, अपनी सारी एसेट को क्लोज कर दिया, अपनी सारी एसेट को खत्म कर दिया, क्योंकि होना ही है, उस कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है शंकर लिमिटेड का, सारी एसेट एंड लायबिलिटी तो नई कंपनी में जा रही है, तो इसकी बैलेंस शीट में तो कुछ एसेट एंड लायबिलिटी बचेगी नहीं। तो एसेट जब बचेगी नहीं, और एसेट का मैंने रूल पहले भी बताया, अभी बता रहा हूं, आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं है तो भी देखो आप यहां पर, है ना। वैसे तो आपको पता ही होगा कि एसेट जो होती है ना, वो क्या होती है, डेबिट। एसेट अगर इंक्रीज हो रही हो तो डेबिट करो, एसेट अगर डिक्रीज हो रही है तो क्या करो, कम हो रही हो तो क्या करो, क्रेडिट। और हमारे इस केस में शंकर लिमिटेड की एसेट सब गायब हो रही है, खत्म हो रही है, जीरो हो रही है, तो हमने इसलिए एसेट्स को क्रेडिट किया है, और उसकी वजह से लॉस हो रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट किया है। लायबिलिटीज के केस में उल्टा होता है, लायबिलिटीज क्या होती है, क्रेडिट होती है। लायबिलिटीज अगर इंक्रीज हो तो क्रेडिट करो, और लायबिलिटीज अगर डिक्रीज हो तो डेबिट करो। तो अब लायबिलिटी वाली एंट्री के अंदर हम क्या करेंगे, सारी की सारी लायबिलिटी क्या हो रही है आपकी, कम होगी, लायबिलिटी भी खत्म करनी पड़ेगी, तो उसको हम क्या कर देंगे, लायबिलिटीज को डेबिट, और लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, मतलब किसी को पैसे देने नहीं है तो फायदा हो जाएगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि रियलाइजेशन जो है नॉमिनल अकाउंट है और प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट होता है। ओके जी, ठीक, आइए चलिए, अब यहां पर रियलाइजेशन में हमको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, सॉरी लॉस हुआ है, तो ये हम देख लेते हैं, 20, 1 लाख, 2 लाख और 30,000, ये आ गया आपका 9 लाख रुपए का। अब नरेशन में क्या लिखेंगे, एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके जी, ठीक है। आप एंड में अगर थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे ना, तो मैं रियलाइजेशन अकाउंट भी बना के आपको बता दूंगा, ताकि आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड नंबर हमारी एंट्री हो जाएगी, जितनी भी लायबिलिटीज है वो ट्रांसफर कर देते हैं। तो लायबिलिटीज देखो कौन कौन सी है। अच्छा, लायबिलिटीज में किन किन को छोड़ना है, शेयर होल्डर फंड को छोड़ना है। अब शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। तो देखो ये सारे के सारे इक्विटी एंड शेयर होल्डर हैं, तो इन सबको छोड़ देंगे हम। देखो ये देखो, ये प्रेफरेंस शेयर छोड़ देंगे, अभी इक्विटी छोड़ देंगे, ये रिजर्व सारे छोड़ देंगे, तो क्या बच गया, तो दो चीजें बच गई। देखो यहाँ पर एक तो बच गया हमारा 8% डिवेंचर, ये देखो ये दिखा, ये रहा 8% डिवेंचर, ये कितने का, 1 लाख रुपए का, और करंट लायबिलिटी कितनी है, 60,000 रुपए। किसकी, शंकर लिमिटेड की लेनी है, ध्यान रखना। तो ये लायबिलिटीज भी, डिवेंचर और करंट लायबिलिटीज, ये दोनों भी मैं कहां ट्रांसफर करूंगा, रियलाइजेशन में। तो लायबिलिटीज क्या हो जाएगी, कम, और लायबिलिटीज अगर खत्म हो जाए, जीरो हो जाए, है ना, कम हो जाए, तो लायबिलिटी को डेबिट करना पड़ता है, तो इन दोनों को मैं डेबिट कर दूंगा यहाँ। तो यहां हम एंट्री कर देंगे टू 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और एक है आपका करंट लायबिलिटी, तो यहां हम कर देंगे करंट लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा। अब देखो लायबिलिटी अगर खत्म हो जाती है ना, तो फायदा होता है, और फायदा यानी कि प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो प्रॉफिट को क्रेडिट कर देता हूं, कहां ट्रांसफर करूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब कोई भी प्रॉफिट हो लॉस हो, एक बार रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ये डिवेंचर थे 1 लाख रुपए की, और लायबिलिटी थी 60,000 रुपए की, तो टोटल हो गया 1,60,000। तो हम यहां लिख देंगे लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहां तक आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आपने ये कर लिया। अब थोड़ा बैलेंस शीट की तरफ देखोगे ना, तो आपको आगे का आइडिया मिलेगा। बैलेंस शीट की तरफ क्या देखे सर, शंकर लिमिटेड की बैलेंस शीट में देखोगे ना, एसेट और ये वाली लायबिलिटी जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, ये दोनों मैंने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी, उसकी 2 एंट्री कर दी। अब रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करी है ना, ओके कर दी, ठीक है, लेकिन इसके बदले में कुछ तो मिलेगा। किससे मिलेगा और क्या मिलेगा, क्योंकि एसेट एंड लायबिलिटी जा रही है, लेकिन उसके बदले में जा रही है जा रही है, तो उसके बदले में कुछ तो मिलेगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा। क्या मिलेगा, परचेज कंसीडरेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, परचेज कंसीडरेशन। ये देखो, ये देखो, पीसी, परचेज कंसीडरेशन मिलेगा।
और कौन देगा हमें ये परचेज कंसीडरेशन? ये परचेज कंसीडरेशन हमें कौन देगा? राम लिमिटेड, जो न्यू कंपनी है, क्योंकि ये सारी एसेट एंड लायबिलिटी उसके पास ही तो जानी है। इसके बदले में वो हमें क्या देगा? परचेज कंसीडरेशन। तो परचेज कंसीडरेशन मतलब उसके बदले में कुछ हमें मिलेगा। अब हमें मतलब शंकर लिमिटेड के शेयर होल्डर को कुछ मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो सही ना, ऐसे ही थोड़ी एसेट एंड लायबिलिटी फ्री में चली गई है। वैसे भी एसेट एंड लायबिलिटी और पूरा बिजनेस शेयर होल्डर का ही तो है, इक्विटी और प्रेफरेंस का। तो इन एसेट एंड लायबिलिटी के बदले में शंकर लिमिटेड को राम लिमिटेड से क्या मिलेगा? ये मिलेगा परचेज कंसीडरेशन। तो इसकी भी एंट्री होगी। तो मैं ड्यू की एंट्री बता रहा हूं, क्योंकि अभी मिला तो नहीं है लेकिन मिलेगा, मैं ये कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मिलेगा। ओके, गा गे गी गा, वो फ्यूचर। तो क्या मिलेगा इसमें? हमको मिलेगा राम लिमिटेड से परचेज कंसीडरेशन। तो राम लिमिटेड को डेबिट क्यों किया सर? क्योंकि मिलेगा। अभी राम एक तरह से, राम लिमिटेड हमारे लिए एक तरह से डेटर है कि उससे पैसे लेने हैं, तो वो एसेट हो गई ना एक तरह की, तो डेबिट कर लिया। कितने लेने हैं? 4,05,000 रुपए। और ये भी एक तरीके से फायदा हो गया, हाँ, क्योंकि पैसे आने हैं हमारे पास, आए नहीं है लेकिन आने तो हैं, तो इसको भी मैं रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दूँ। ओके, तो ये एक तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं जब जो परचेज कंसिडरेशन है ना वो क्या हो जाए? ड्यू हो जाए। इस एंट्री को हम क्या बोलेंगे? व्हेन परचेज कंसिडरेशन ड्यू। कितना सिंपल, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप समझोगे ना तो आपको क्वेश्चन और ये एंट्री सब समझ में आएगी। एसेट ट्रांसफर कर दी, लायबिलिटी ट्रांसफर करेगी, कर दी, ठीक है। उसके बदले में राम लिमिटेड से इतने रुपए मिलेंगे और ये हमारे लिए एक फायदा हो गया, तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया परचेज कंसिडरेशन को भी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या करें सर? अब नेक्स्ट एक काम करते हैं हम, ये जो राम लिमिटेड है ना, हाँ सर राम लिमिटेड है, इससे क्या मिलेगा? सर राम लिमिटेड से क्या मिलेगा? हाँ उसकी एंट्री करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। सर राम लिमिटेड से क्या मिलेगा? सर राम लिमिटेड से मिलेगा एक तो ये देखो प्रेफरेंस शेयर मिलेंगे राम लिमिटेड के। भाई शंकर लिमिटेड के जितने भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं उनको राम लिमिटेड क्या देगा? अपने शेयर्स। शंकर लिमिटेड के जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर हैं उनको राम लिमिटेड अपने क्या देगा? इक्विटी शेयर्स। ये देखो पूरा लिखा हुआ है। प्रेफरेंस शेयर कितने के मिलेंगे? ये देखो 1,65,000 रुपीज के विद प्रीमियम। और इक्विटी शेयर कितने मिलेंगे? 2,40,000 रुपए के, ये भी विद प्रीमियम। इसमें 80,000 की कैपिटल है, 1,60,000 का प्रीमियम है। ओके जी, ठीक है, चलिए तो ये एंट्री भी कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अमाउंट याद रखना दोनों। ये जो राम लिमिटेड है ना, हाँ इसको कंप्लीट, इसको क्लोज कर दो भाई, राम लिमिटेड को क्लोज कर दो। चलो जी, 4th नंबर राम लिमिटेड को क्रेडिट कर दो। और थोड़ा बता देंगे भाई क्या मिलेगा इसके बदले में। तो एक तो मिलेगा प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ राम लिमिटेड, एक तो राम लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर मिलेंगे, और एक क्या मिलेगा? इक्विटी शेयर मिलेंगे। किसके? इक्विटी शेयर्स ऑफ राम लिमिटेड। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर्स कितने मिलेंगे? 1,65,000 के, और ये कितना मिलेगा? इक्विटी शेयर 2,40,000 के। किसके? राम लिमिटेड के मिलेंगे। किसको? शंकर लिमिटेड को, बट अभी मिले नहीं है, मिलेंगे। बस मैंने ये राम लिमिटेड की लायबिलिटी खत्म करके ये कहा है। आप इसकी जगह ये भी कर सकते हैं, राम लिमिटेड से राम लिमिटेड कट गया, ये दोनों इधर भी लिख सकते हैं। इक्विटी शेयर के राम लिमिटेड, इक्विटी शेयर मिलेंगे राम लिमिटेड के, प्रेफरेंस शेयर मिलेंगे राम लिमिटेड के। ओके, और टू रियलाइजेशन, ऐसा भी आप कर सकते थे, ठीक है। ओके जी, तो यहाँ आ जाएगा 4,05,000, लेकिन 2 एंट्री करना चाहे तो 2 एंट्री भी कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीके से आपके जो शेयर्स है वो ड्यू हो गए। ओके, अब देखो ये एंट्रीज करने के बाद में हम एक तरह से बैलेंस शीट में आएंगे और हम यहाँ देखेंगे, क्या देखेंगे सर? जो शंकर लिमिटेड है ना, उसकी एसेट और एक्सटर्नल लायबिलिटी तो मैंने खत्म कर दी। अब धीरे धीरे उसकी हमें ये रिजर्व और इनकी जो कैपिटल है इसको भी क्लोज करना पड़ेगा। तो देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है? 1.5 लाख रुपए की। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, एक लायबिलिटी है, और लायबिलिटीज जो होती है वो क्रेडिट होती है, और उसको अगर जीरो करना हो तो मुझे क्या करें, उसे कम करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो मैं इसको डेबिट कर दूंगा। अमाउंट याद रखना 1.5 लाख रुपए का है, यानी कि ये आपके हो गए 1500 शेयर और एक शेयर 100 रुपए का। ये शंकर लिमिटेड के जो पुराने प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, जिनको राम लिमिटेड अपने प्रेफरेंस शेयर देगा। लेकिन राम लिमिटेड अपने प्रेफरेंस शेयर तब देगा ना जब ये वाले शेयर हम कैंसिल करेंगे। जो शंकर लिमिटेड है वो अपने प्रेफरेंस शेयर कैंसिल करेगा, तभी तो राम लिमिटेड के नए शेयर मिलेंगे इसको। ओके जी, समझ गए ना आप? देखिए, तो चलिए करते हैं ड्यू।
5th नंबर एंट्री, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना, 1500 शेयर है और एक शेयर 100 रुपए का, तो कितना हो गया, 1.5 लाख रुपए। अब थोड़ा सा ही समझना, क्या समझे सर, थोड़ा सा, प्रेफरेंस शेयर गए कितने, 1.5 लाख रुपए के, है ना, शंकर लिमिटेड के ओल्ड प्रेफरेंस शेयर, लेकिन उसके बदले में राम लिमिटेड इनको कितने शेयर देगा, 1,65,000 रुपए के। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेंगे कितने, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेंगे 1,65,000। इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर को 1,50 के बदले में 1,65,000 रुपए मिलेंगे। तो ये 15,000 रुपए का जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, ये प्रेफरेंस शेयर के लिए तो फायदा है, लेकिन शंकर लिमिटेड के लिए एक तरह का लॉस हो गया। तो यहां लिख देंगे, इसको भी हम फायदे को या लॉस को जो भी होगा, डेबिट हो रहा है तो लॉस है, तो इसको हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब सेम की सेम ये वाली एंट्री, मैंने कुछ भी नहीं किया है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ड्यू कर दिया है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो मिलेगा ना, उसकी मैंने ड्यू की एंट्री की है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेंगे राम लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर्स, कितने मिलेंगे, 1,65,000 रुपए के। तो मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर नाम की एक लायबिलिटी बना दी है, भाई इनको मैं पे करना है, हमें राम लिमिटेड के इनको शेयर्स देने हैं, लेकिन 1,50,000 के बदले में 1,65 के देने हैं, तो 15,000 रुपए का एक तरीके से और लॉस हो गया। तो इसलिए मैंने इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब ऐसा कैसा मैं इक्विटी शेयर होल्डर के साथ करता हूं, देखो, फिर दोनों एंट्री को एक साथ में क्लोज करना सिखा दूंगा। देखो जी, 6 नंबर, जैसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट करी ना, ऐसे कैसे इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट करता हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये किसकी इक्विटी शेयर कैपिटल हम डेबिट करके खत्म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं शंकर लिमिटेड की। ये देखो पुरानी कंपनी की शंकर लिमिटेड की इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, ये रही देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल 100 रुपए का है और टोटल है 2 लाख रुपए कैपिटल, यानी कि 2,000 शेयर है और 100 रुपए का शेयर, ये रहे 2 लाख रुपए। लेकिन इसके बदले में देखो, इसके बदले में इक्विटी शेयर राम लिमिटेड के, इन हमारे शंकर लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर को राम लिमिटेड के कितने शेयर मिलेंगे, 2,40,000 रुपए। तो इक्विटी शेयर होल्डर जो है उनको कितना देना है, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 2,40,000। इसका मतलब 40,000 रुपए का इनको भी फायदा हो रहा है, और ये हमारे लिए एक तरह का लॉस है, हमारे मतलब शंकर लिमिटेड के लिए, कि भाई 2 लाख के बदले में 2,40 ले जाएगा ये। ओके, तो ये दोनों की दोनों कैपिटल मैंने क्लोज कर दी है और उनको ड्यू कर दिया, भाई इनको भी इतने रुपए देने, इनको इतने देने रुपए, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 1,65,000 रुपए के राम लिमिटेड के शेयर देने, अभी मैं दूंगा, और इक्विटी शेयर होल्डर को 2,40,000 रुपए के राम लिमिटेड के इक्विटी शेयर देने, वो भी मैं अभी दूंगा। नेक्स्ट एंट्री दो, वही आ रही है आपकी। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर स्क्रीनशॉट नहीं भी लेना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप जो है ये हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब आइए देखो, मैं यहाँ पर जो है ना, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये लायबिलिटी है ना, इनको मैं खत्म करता हूँ। चलो इनको हम दे देते हैं, क्या देंगे इनको हम इनको देंगे राम लिमिटेड के शेयर्स। तो चलिए देते हैं। तो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, कौन सा, ये वाला एंट्री, कितने से डेबिट, 1,65,000 से। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर की लायबिलिटी जो थी ना हमारी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को राम लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर या जो भी है वो देने हैं, तो वो अब बात आ गई है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, और 2 इनको क्या दे रहे हैं, राम लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर। तो यहां हम कर देंगे प्रेफरेंस शेयर्स अब आप बोलोगे सर राम लिमिटेड केवल इनको प्रेफरेंस शेयर ही दे सकता है क्या? नहीं, कुछ भी दे सकता है, बट इस क्वेश्चन के अंदर वो वही दे रहा है। ओके, ऐसे कैसे हम करेंगे हमारे इक्विटी शेयर होल्डर के साथ। देखो इक्विटी शेयर होल्डर क्या है, क्रेडिट है, हाँ, तो इनको भी पे कर दो 8 नंबर। तो यहां पर इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट और 2 इक्विटी शेयर ऑफ राम लिमिटेड, कितना, 2,40,000। सर 2,40 कहां से आया, देखो ये इक्विटी शेयर होल्डर कितने से क्रेडिट है, 2,40 से, तो 2,40 से डेबिट।
प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने से क्रेडिट है, 1 पैसे से, तो 1 पैसे से डेबिट, और इन दोनों को जो इनको मिल रहा है वो मैंने पे कर दिया है इनको, ठीक है। और इसी के साथ में हमारी ये एंट्री भी क्लोज हो गई है। ये देखो प्रेफरेंस शेयर ऑफ राम लिमिटेड और इक्विटी शेयर ऑफ राम लिमिटेड डेबिट था ना, इनको मैंने एंड में क्रेडिट कर दिया, तो ये पूरी एंट्री क्लोज हो गई है। देखो ये पूरी एंट्री क्लोज हो चुकी है। ओके ठीक, अब बढ़ते हैं सर आगे। अब क्या है, अब है एक चीज और जो बैलेंस शीट में बच गई। क्या बच गया सर, बताता हूं। सारे के सारे रिजर्व्स बचे हुए हैं ना, हाँ बिल्कुल बचे हुए। तो वो रिजर्व कहां ट्रांसफर करेंगे, वो रिजर्व ट्रांसफर करेंगे, रिजर्व किसके होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर के होते हैं, जो भी रिजर्व है हमेशा। ये देखो यहां, क्योंकि ये जो लिक्विडेशन हो रहा है शंकर लिमिटेड का, अल्टीमेट एंड में जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, वो किसका होगा, इक्विटी शेयर होल्डर का, क्योंकि वही रियल ओनर होते हैं। क्लास 11 12 में पढ़ते थे ना, इक्विटी शेयर होल्डर इज द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, है ना। ठीक है, जितना भी प्रॉफिट है लॉस है सब वही बियर करते हैं, वही कैपिटल लेके आते हैं, है ना। ओके जी, उनको वोटिंग राइट होता है, बहुत कुछ पढ़ा हमने, तो वही बात आ गई है कि एंड में लिक्विडेशन के केस में ओवरऑल जो भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो इक्विटी शेयर होल्डर का होगा। तो यहां पर जितने भी अब रिजर्व पड़े हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर के हैं, तो वो बोलेंगे भैया लाओ हमारे रिजर्व लाओ। तो ये सारे रिजर्व देखो, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, रिवॉल्यूशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, पीएनएल, ये सब क्या है, लायबिलिटी साइड में दिखा रखे हैं। अब इनको अगर क्लोज करना हो तो क्या करेंगे, लायबिलिटी है ना, मतलब ये क्रेडिट है, तो इनको क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट, ताकि ये पूरी बैलेंस शीट खत्म हो जाए शंकर लिमिटेड की। तो इन सबको मैं डेबिट कर देता हूं बुक में से देख करके फटाफट से अमाउंट के साथ में। ओके चल, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवॉल्यूशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि फटाफट हो जाए। कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट डेबिट, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व अकाउंट डेबिट, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व यानी कि डीआरआर अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएनएल। इस क्वेश्चन में इतने सारे रिजर्व है, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में इतने सारे रिजर्व हो, और ये सब किनको देने हैं, इक्विटी शेयर होल्डर। तो एक और लायबिलिटी आ गई देखो, इक्विटी शेयर होल्डर नाम की। अब इनके सारे में अमाउंट लिख देता हूं इनके आगे, 50,000, 50,000, 10,000, फिर 50,000, 1 लाख, 60,000, 40,000 और 30,000। 50,000 डेड और 2.5 लाख, 2,60,000, 3,60,000 और 3,90,000, ये टोटल हो गया। अब इसके बाद ओनली 1 एंट्री बची हुई है, जो आप चाहो तो रियलाइजेशन अकाउंट बना के करोगे तो बेटर रहेगा, उसके बिना एक एंट्री और है वो होगी नहीं। एक्चुअल में रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट मैंने बोला था नॉमिनल अकाउंट है ना, तो उस रियलाइजेशन अकाउंट से चाहे आपको प्रॉफिट हो लॉस हो, वो भी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो मैं रियलाइजेशन अकाउंट बना देता हूं, उससे आपको बेटर समझ में आएगा, और हम इन अकाउंटिंग एंट्रीज की मदद से रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके ठीक है, मैं यहां बना देता हूं रियलाइजेशन अकाउंट, ताकि आज ही हमारा चैप्टर क्या हो जाए, ये वाला कंप्लीट हो जाए, फिर कोई ये ना बोले कि सर आपने ये वाला पॉइंट छोड़ दिया। हाँ, अब ये कोई 11 12 के अकाउंट्स तो है नहीं कि जल्दी हो जाए, इसमें बड़े क्वेश्चंस होते हैं तो टाइम लगता है, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके, ये रियलाइजेशन अकाउंट है, एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट होता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट, है ना, जो भी लॉस होगा वो डेबिट में आएगा, जो भी प्रॉफिट वगैरह होगा वो क्रेडिट में जाएगा, और अगर आप अकाउंटिंग एंट्री से बना रहे हो तो फिर आपको पोस्टिंग ही करनी है और कुछ करना ही नहीं, लेजर पोस्टिंग करते थे ना वही करनी है। तो दोनों ही तरीके बता देता हूं, ये देखो, फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो डेबिट में ये सब आ जाएगा। ओके, ये तो पोस्टिंग के थ्रू समझ सकते हैं। इसके अलावा एसेट्स जो है वो क्लोज हो रही है तो लॉस होता है, तो उसको डेबिट में लिखना होता है, ये भी तरीका है। तो ये सब कुछ मैं डेबिट में लिख दूंगा, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। ठीक है, तो अब इसको भी बार बार ना करके फटाफट मैं लिख देता हूं यहाँ डेबिट में, टू बिल्डिंग अकाउंट, टू देख के लिख दूं बुक के अंदर,
फटाफट। 2 हो जाएगा प्लांट एंड मशीनरी, 2 हो जाएगा फर्नीचर, 2 हो जाएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, थोड़ा हैंडराइटिंग पे मत जाना क्योंकि मैं आपका समय बचाना चाहता हूं। आई वॉन्ट सेव योर टाइम। ठीक है, ओके, डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर टू बैंक। ओके, ये सारी एसेट्स आ गई, इनके नाम अमाउंट लिख देता हूँ। 3 लाख, 2 लाख, 50,000, 20,000, फिर है 1 2 2 लाख 30,000। ऐसे कैसे 2 लाइबिलिटीज हैं, ये देखो, ये फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकंड एंट्री में देखो रियलाइजेशन क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे डिबेंचर और करंट लाइबिलिटी 1 लाख और 60,000। और वैसे भी लाइबिलिटी खत्म होती है तो हमें प्रॉफिट ही होता है, प्रॉफिट हम क्रेडिट में लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी समझ सकते हैं। बाय। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर एंट्री देखो क्या है, रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है क्योंकि परचेज कंसिडरेशन का पैसा मिलना है राम लिमिटेड से। ओके, तो 4,05,000 से रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और बाय लिख दो राम लिमिटेड। ओके जी, ठीक, नेक्स्ट। और देखो रियलाइजेशन कहीं दिख रहा हो तो फोर्थ एंट्री में देखो कहीं रियलाइजेशन नहीं है, फिफ्थ एंट्री में भी रियलाइजेशन नहीं है। ठीक है, और सिक्स्थ एंट्री में भी एक रियलाइजेशन है, जब वो प्रीमियम पे हमने शेयर्स इशू करे हैं इक्विटी शेयर होल्डर को, और यहां पर भी रियलाइजेशन है क्योंकि प्रेफरेंस शेयर को भी हमने प्रीमियम पे राम लिमिटेड के शेयर इशू किए हैं। तो ये रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है 15,000 से, यहाँ रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है 40,000 से। यहाँ आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर, यहाँ आ जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर, लेकिन दोनों ही डेबिट हो रहे हैं ना, तो यहाँ आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर और यहाँ आ जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा था, डेबिट 15,000 40,000। और देखो फिर रियलाइजेशन कहाँ है, फिर एंट्री नंबर आप देखोगे 7th में रियलाइजेशन नहीं है, 8th में भी रियलाइजेशन नहीं है, एंट्री नंबर 9th में भी रियलाइजेशन नहीं है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट हुआ ही नहीं, मतलब प्रॉफिट और लॉस हुआ ही नहीं। तो बस अब मैं ये बताना चाहता था कि ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है ना, हाँ, इसमें चाहे आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाए डेबिट साइड में, यानी कि क्रेडिट साइड ज्यादा हो, प्रॉफिट ज्यादा हो, तो जो भी प्रॉफिट होगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अगर आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाए क्रेडिट साइड में, यानी कि लॉसेस ज्यादा होंगे, तभी इधर बैलेंस आएगा, तो वो जो लॉस होगा वो भी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ मुझे तो लॉस ही लग रहा है। ये देखो 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 20,000 प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 30,000 प्लस 15,000 और प्लस कर दो आप 40,000, तो ये हो गया 9,55,000 डेबिट साइड की टोटल, यानी कि लॉस साइड की टोटल। अब 955 में आप ये है प्रॉफिट, ये लेस कर दो 1,60,000 और 4,05,000 रुपए, तो आपका 3,90,000 बैलेंस आ रहा है, यानी कि लॉस आ रहा है। ये लॉस भी कौन बियर करेंगे, जो रियल ओनर होते हैं। कौन होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर, तो हम यहां लिख देंगे इक्विटी शेयर होल्डर। ओके, तो ये एंट्री मैं बोल रहा था, ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद में ही होती है, उससे पहले नहीं हो सकती। तो यहां पर एंट्री क्या बन रही है, आप देखो, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट है ना, तो रियलाइजेशन क्रेडिट हो गया और इक्विटी शेयर होल्डर क्या हो जाएंगे, डेबिट। तो ये एंट्री आप यहां कर सकते हैं जो मैंने जगह छोड़ रखी है। एंट्री नंबर आपकी 10, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सही है ना, कितना लॉस कितना है, 3,90,000। आया समझ में। अब एंड में मैं आपको एक इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट भी बना के बता देता हूं, क्योंकि उससे से पता चलेगा कि फाइनली इक्विटी शेयर होल्डर जो है उनके साथ में क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। ओके जी, चलो इक्विटी शेयर होल्डर बना देते हैं अकाउंट, वो भी हमारा एंट्रीज की हुई है तो बहुत आसानी से बन जाएगा। ओके, यहां बना देते हैं इसके नीचे।
आप चाहो तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट बना सकते हैं, वो आराम से क्लोज हो जाएगा। मैं इक्विटी बनाना बता देता हूं आपको एंट्री से, प्रेफरेंस वाला आप खुद कर लेना, आपके लिए होमवर्क। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। चलो भैया कहाँ चलना है सर, इधर देखो एंट्रीज में चलना है। फर्स्ट एंट्री में देखो इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट या क्रेडिट हो रहा है क्या? फर्स्ट एंट्री में नहीं सर, कहीं भी इक्विटी शेयर होल्डर का नाम ही नहीं है। सेकंड एंट्री में इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट या क्रेडिट नहीं। थर्ड एंट्री में इक्विटी शेयर होल्डर नहीं सर। फोर्थ एंट्री में सर इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर ऑफ राम लिमिटेड है, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट नहीं है तो नहीं आएगा। फिफ्थ में सर नहीं, यहां पर भी नहीं है। सिक्स्थ में यस है, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 2,40,000 से। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 2,40,000, ये आ जाएगा बाय साइड में। ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल और रियलाइजेशन, तो यहां लिख देंगे हम बाय इक्विटी शेयर कैपिटल और बाय रियलाइजेशन अकाउंट 2,40,000। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितने से हो गया, 2,40,000 से। यहां यही तो हो रहा है, ये देखो इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर क्रेडिट कितने से हो रहा है, 2,40,000 से। फिर सेकंड देखो, ये तो प्रेफरेंस का है, नहीं छोड़ो। फिर थर्ड एंट्री देखो, इक्विटी शेयर होल्डर क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, कितने से, 2,40,000 से क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो 2,40,000 से हम डेबिट कर देंगे इसको। अच्छा किस नाम से करेंगे, ये देखो, ये करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स ऑफ राम लिमिटेड। ओनली वही एंट्री लेनी है जिसमें इक्विटी शेयर होल्डर हो। नेक्स्ट ये देखो भैया, इक्विटी शेयर होल्डर क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, और ये सब इक्विटी शेयर होल्डर के क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। तो टोटल इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट जो है उसको क्रेडिट करना है 3,90,000 से, तो ये सब आ जाएंगे बाय साइड में, है ना। तो बाय देख के लिख दो सारे रिजर्व, बाय CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका बाय RR, फिर बाय CR, फिर बाय इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, फिर बाय एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, फिर बाय डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। वो सारे रिजर्व ले रहा हूँ, इसमें कोई समझने वाली बात है नहीं, सिर्फ लेजर पोस्टिंग हो रही है। बाय PNL, इनका सबका अमाउंट ले लेते हैं, 50,000, फिर एक और 50,000, फिर 10,000, फिर 50,000, फिर 1,00,000, फिर 60,000, फिर 40,000, फिर 30,000। सर और देखो किसी एंट्री के अंदर इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट है क्या? हाँ है, लास्ट वाली एंट्री में देखो, जो हमने रियलाइजेशन अकाउंट से बनाई थी, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट देखो, रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है बेटा, क्रेडिट, बट इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। और हमें लेजर पोस्टिंग किस में करनी है, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में करनी है। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे टू रियलाइजेशन। $3,90,000। अब दोनों साइड की टोटल करो, इक्वल आ रही है तो आपका सही है आंसर, अगर इक्वल नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपका आंसर जो है वो है मिस्टेक। तो 2,40,000 प्लस 3,90,000, तो ये हो गया 6,30,000, 6,30,000। अब इधर की टोटल भी यही होनी चाहिए, रिजर्व्स की टोटल प्लस कर दो उसमें 2,40,000, ठीक है, प्लस 50,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000 प्लस 50,000 प्लस 1,00,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000 प्लस 30,000। क्या बात है, 6,30,000 आ गया आंसर।
मैं आपको यही बोलूँगा कि इस तरीके के क्वेश्चन तो एग्जाम में आएंगे, आप इस लेक्चर को एक दो बार और देखो, ध्यान से देखो, समझो, तो आपको और बेटर समझ में आएगा। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मुझे और प्रैक्टिस की जरूरत है, तो आप हमारा पेड कोर्सेज भी ले सकते हैं। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेड कोर्स हमारी ऐप में अवेलेबल है, ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।